ओके तो आज के इसमें हम लोग हैट्सन एग्रो के बारे में बात करने वाले विच इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट डेयरी। प्राइवेट डेयरी ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में जो भी मेजर प्लेयर्स है ये कोऑपरेटिव्स है। ठीक है, कोऑपरेटिव्स का बेस्ट एग्जांपल इज अमूल। वो लोग डोमिनेट करते ये इंडस्ट्री में, बट अभी है ना प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं जो लिस्ट किया गया है अपने आप को, राइट। तो अभी आप लोगों ने हैट्सन एग्रो का स्क्रीनर देखा है, कैसे लग रहा है कंपनी? अच्छा लग रहा है। एंड अगर आज के तारीख में अगर मैं सिंपल इसमें भी देखूँ, एक हैट्सन एग्रो का अगर मैं स्क्रीनर करूँ, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग्स अगर आप देखोगे 121 है। प्राइस टू अर्निंग्स क्या बताता है? सेंटिमेंट बताता है कंपनी के बारे में। तो बेसिकली इसको अगर 121 का दिया है विच इज़ हायर देन एशियन पेंट्स पिडिलाइट, मतलब लोगों को क्या लग रहा है ये कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाला है, राइट। तो हम लोग ये वाले वीडियो में क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले प्रमोटर के बारे में समझेंगे, सुपर्ब गाय, बिजनेस मॉडल के बारे में समझेंगे, एंड उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को आज के तारीख में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना है, व्हाट आर दी रेड फ्लैग्स रिलेटेड टू दिस कंपनी। सबसे पहले ना थोड़ा एक ब्रीफ दे देता हूँ कंपनी के प्रमोटर के बारे में, कैसे उन्होंने बिजनेस चालू किया, एशियन पेंट्स के साथ उनका क्या सिमिलैरिटी है, एंड उनका थॉट प्रोसेस क्या था ये पूरा बिजनेस करने के लिए। आज के तारीख में वो कौन है? लार्जेस्ट प्राइवेट डेयरी है, मतलब मिल्क के बिजनेस में सबसे बड़े प्लेयर्स है प्राइवेट प्लेयर्स। तो 1970 में बिजनेस स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? ये लोग आइस कैंडीज बेचते थे। आइसक्रीम पूरा तो नहीं रहता था जैसे आज के तारीख में होता है, वो टाइम पे ज़्यादा आइस कैंडीज बिकता था, राइट। तो सबसे पहले ना उन्होंने जब आइस कैंडीज बेचना चालू किया, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम एनकाउंटर किया चंद्रमोहन ने, हु इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। क्या देखा उन्होंने कि यार सबसे ज़्यादा जो आइसक्रीम्स बिकता है वो कहाँ पे बिकता है? सुपर मार्केट्स, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, वेडिंग्स, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकता है। एंड पूरा इंडिया का जो मार्केट है 90% वही है। मार्केट का 90% मार्केट शेयर किसका है? इन लोगों का है। बाकी का जो 10% है ना वो कैंटीन्स के थ्रू होता था। कैंटीन्स मतलब कॉलेज का जो कैंटीन्स है, एंड फिर शिप्स से लोग आते हैं, बराबर। शिप्स से लोग आएंगे तो वो लोग को भी तो आइसक्रीम चाहिए। अभी प्रॉब्लम ये हो जाता था कि ये लोग जब वो 90% मार्केट में जाते थे, सपोज दुकान में जाते थे या रेस्टोरेंट के पास जाके बोलते थे हमारा आइसक्रीम लो ना, तो वो लोग बोलेंगे अरे तुम्हारा ब्रांड तो कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, सब लोग HUL, क्वालिटी वॉल्स वैसे टाइप के ही लेंगे। सही बात है कि नहीं? मतलब इनका ब्रांड रिकॉग्निशन नहीं था, जिसकी वजह से होटल्स में ये घुस ही नहीं पा रहे थे। तो इन लोग ने सोचा यार कैंटीन है ना बहुत अच्छा मार्केट है हम लोग के लिए, वैसे भी हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, भले ही 10% है उनका पूरा इंडिया का मार्केट का सिर्फ 10% है कैंटीन और शिप से, बट अगर आप नोटिस करोगे कैंटीन्स में ब्रांड से ज्यादा, अभी आप अगर कॉलेज के, यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, राइट, तो आप लोगों के लिए ब्रांड से ज्यादा क्या रहेगा? भाई मेरा पॉकेट मनी जितना है उसमें मेरे को मिले ना एक आइसक्रीम। तो क्वालिटी अच्छा चाहिए लेकिन ब्रांडिंग नहीं रहेगा तो भी चलेगा। उनको ये रिसर्च करके समझ में आया। एंड शिप्स में भी सिमिलर, कोई बाहर से अगर शिप आ रहा है उनको अच्छा क्वालिटी चाहिए रादर देन ब्रांडिंग। ब्रांडिंग भी ऑब्वियसली चलेगा बट सबसे ज्यादा क्या है, उनको क्वालिटी चाहिए। तो वहां से उन्होंने स्टार्ट किया। किसको टैप किया उन्होंने? वो 90% टैप नहीं किया जो ऑलरेडी बिग बिग प्लेयर्स है जिनके पास था, वो लोग ने वो 10% को टैप किया। एंड देखते ही देखते नेक्स्ट 6 to 7 ईयर्स में वो जो 10% का मार्केट शेयर है ना उसका 90% इनके पास आ गया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि यार सिटीज में डायरेक्ट पेनिट्रेट करने से अच्छा ना, क्योंकि अगेन सिटीज में कौन था? ऑलरेडी HUL, बड़े बड़े ब्रांड्स थे, तो उनको पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कंपनी छोटी है। अभी क्या है, जाके अगर टाई अप करना है किसी रेस्टोरेंट के साथ भी तो उनको डीप फ्रीजर सब लगाने को बोलना पड़ेगा। अभी वो बोलते थे यार हम क्यों लगाए तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा ब्रांड तो इतना रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है। तो है ना, इन्होंने यहाँ पे एशियन पेंट्स का रूट चूज किया। एशियन पेंट्स भी स्टार्ट में सीधा सिटी पेनिट्रेट नहीं किया, क्या किया था? रूरल एरिया से चालू किया था। लाइकवाइज इन्होंने भी रूरल से चालू किया। इन्होंने बोला कि अरे सबसे बड़ा मार्केट तो रूरल है, एंड HUL जैसे बड़े कंपनीज वहां पे टैप ही नहीं कर रहे, वो पूरा का पूरा नजरअंदाज हो रहा है, तो हम लोग है ना रूरल में टैप करते हैं। तो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज 1978 में छोटे छोटे रूरल जगह पे जाके उन्होंने वहां के दुकान के साथ टाई अप किया। समझ में आया? उन लोगों को बोला तुम लोग को एक डीप फ्रीजर रखना पड़ेगा, फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू किया, बोला डीप फ्रीजर तुम लोग को करना पड़ेगा, बाकी हम लोग का थ्रू सब चैनल्स के थ्रू हम लोग टाइम टू टाइम तुमको सप्लाई करेंगे। एंड देखते ही देखते 1984 में दीज गाइज जो अरुण आइसक्रीम्स है वो इन लोगों का ही है, हैट्सन का, सबसे फेमस है साउथ में, डाउन साउथ अरुण आइसक्रीम्स बहुत फेमस है। मैं खुद गया हूँ बहुत बार साउथ, तो मेरे को पता है अरुण आइसक्रीम्स बहुत फेमस है। एंड वो क्या हो गया, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हो गया तमिलनाडु का। कितने साल में? 14 ईयर्स में।
उसके बाद उन्होंने 23 इयर्स मतलब 1970 से लेके 1993 23 इयर्स उन्होंने क्या किया, आइसक्रीम का बिजनेस ही किया पूरा। अरुण आइसक्रीम्स ब्रांड उन्होंने बढ़ाया, सब किया। फिर 1993 में उनको लगा अभी हम लोगों को मिल्क के बिजनेस में जाना है। मतलब क्या हो गया, याद है सीएफए में भी मैंने आपको बताया था, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अगर मेरा आइसक्रीम का बिजनेस है, मेरे लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल क्या है, मिल्क, राइट। तो मिल्क अगर वो लोग खुद ही प्रोक्योर करने लगेंगे तो उनको मिल्क सस्ते में मिलेगा, मिल्क सस्ते में मिलेगा तो आइसक्रीम सस्ते में बना पाएंगे और ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर टू कॉम्पिटिटर। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, उनको लगा कि हम बैकवर्ड इंटीग्रेट करते और हम ही सीधा फार्मर से ले सकते दूध, एंड हम ही क्यों ना दूध सप्लाई करना चालू करें। वहां से मतलब 23 इयर्स बिजनेस चालू होने के बाद उन्होंने क्या किया, मिल्क के बिजनेस में गए। क्योंकि अभी आपको समझना है डिफरेंस क्या है। आइसक्रीम का बिजनेस सीजनल बिजनेस है, बराबर है। हमारे इसमें Q1 जो बोलते हैं, मार्च अप्रैल मई जून, मतलब मार्च के बाद अप्रैल मई जून, ये हमारा Q1 होता है। एंड सबसे ज्यादा आइसक्रीम तभी बिकता है ना, मार्च भी बिकता है बट अप्रैल मई जून सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सीजनल बिजनेस है पॉइंट नंबर 1 आइसक्रीम का, बराबर। विंटर में तो ज्यादा नहीं बिकता है, रेनी सीजन में भी ज्यादा नहीं बिकेगा, बट ये उनका प्राइम है जहाँ पे समर्स है, बराबर। सेकेंडली, आइसक्रीम के बिजनेस में ना कैश कन्वर्जन साइकिल सबको समझता है ना। कैश कन्वर्जन साइकिल उनका 30 से 50 डेज के बीच में रहता था आइसक्रीम के बिजनेस में। 30 to 40 भी होता है, कभी कभी 50 भी चला जाता था। यानी कि प्रॉब्लम क्या है, उनका वर्किंग कैपिटल में पैसा अटक जाता था। कैश कन्वर्जन साइकिल फॉर 30 to 50 डेज का मतलब क्या है, उतने दिन तक उनको पैसा नहीं मिलने वाला है, तो उतना उनका वर्किंग कैपिटल में अटक गया। भले उनका आइसक्रीम का बिजनेस में मार्जिन ज्यादा रहता है, 15 to 20% मार्जिन रहता है, बट वॉल्यूम कम, सीजनल बिजनेस एंड कैश कन्वर्जन साइकिल ज्यादा, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल में प्रेशर आ गया। सही बात है। तो उन्होंने बोला कि मिल्क ही क्यों ना बेचना चालू कर दे। मिल्क है ना डेली बिजनेस है, हर रोज लोग लेंगे, वॉल्यूम वाला बिजनेस है, कम प्रॉफिट मार्जिन है। उसमें कितना रहेगा, 5% 7% मार्जिन मिलता है वो इंडस्ट्री में, मिल्क में। बट डेली बिजनेस है एंड वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेस है, तो उसका जो ROE जनरेट होता है वो आराम से 40-45% भी जाता है। एंड सबसे मेन है ना मिल्क के बिजनेस में कैश कन्वर्जन साइकिल है। कैश कन्वर्जन साइकिल उनका बहुत कम है, 5 दिन 6 दिन 7 दिन लगता है उनको। तो उतना वर्किंग कैपिटल में प्रेशर आया क्या आइसक्रीम के कंपैरिजन में, नहीं। समझ में आया उन्होंने कैसा ट्रांजिशन किया और क्यों ट्रांजिशन किया। तो अभी आज के तारीख में उनका ना मेन बिजनेस है ना 3 हिस्से आता है मेन। वो लोग बेचते, चीज बेचते, पनीर बेचते, सब बेचते, और उनका 3 मेन ही चीज है, मिल्क, आइसक्रीम और कर्ड्स। यही 3 चीज करते वो, और उसी में वो लोग फोकस्ड है। वो लोग पनीर चीज उसमें इतना ज्यादा फोकस नहीं है। क्लियर है मैं। उसके बाद 1993 में उन्होंने डिसाइड किया, तो ऑब्वियसली प्लांट डालना है, फिर बाद में फार्मर्स के साथ टाइप करना है। 1 साल में हो जाएगा क्या, नहीं ना, टाइम लगता है ना। थर्मल पावर प्लांट्स, ब्रिजेस डालने को कैसे टाइम लगता है, वैसे इसको भी टाइम लगेगा। तो ये डालने के लिए उनको पूरा ऑपरेशनल बनाने के लिए 1.5-2 ईयर्स चला गया। 1995 से फुल फ्लैट चालू किया इन्होंने। समझ में आया बिजनेस। तो यहां से उन्होंने क्या किया, आइसक्रीम चालू किया। आइसक्रीम से वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया उन्होंने, एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या किया, मिल्क। अभी है ना हम लोग समझेंगे ये मिल्क का बिजनेस चलता कैसे है, एंड यहां पे उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहां पे आता है, समझा। सबसे फर्स्ट चीज हम लोगों को जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिल्क के बिजनेस में ना फार्मर्स का खुशी सबसे इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स खुश तो और ज्यादा फार्मर्स आके टाइप करेंगे। अगर फार्मर्स ही खुश नहीं है, टाइप ही नहीं होगा, टाइप ही नहीं होगा तो प्रोक्योरमेंट ही नहीं होगा दूध का, और दूध का प्रोक्योरमेंट नहीं होगा तो मैं बेचूंगा कैसे वॉल्यूम्स पे। सही बात है। तो सबसे पैरामाउंट क्या है, फार्मर्स की खुशी, समझा। अभी है ना जैसा मैंने बोला कोऑपरेटिव्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। अभी जरूरी नहीं है हर एक स्टेट में कोऑपरेटिव स्ट्रांग है। ऑब्वियसली गुजरात में अमूल है, अमूल बाय फार है ना बहुत ही ज्यादा आगे सबसे प्राइवेट प्लेयर से। अभी आज के तारीख में प्राइवेट प्लेयर हैटसन का खुद का सेल्स 5000, अगर हम लोग देखेंगे, अगर हैटसन का अगर मैं सेल्स देखूं तो द सेल्स इज 5500 करोड़, राइट। अमूल का इसका 7 गुना है, समझा, प्रॉफिट के साथ। बट हर एक कोऑपरेटिव इतना स्ट्रांग नहीं है जितना अमूल है, राइट। साउथ में ना अविन करके, जैसा अमूल है ना वैसे अविन करके। अविन का कैसा है मालूम है क्या, उन लोगों ने भी बहुत सारे फार्मर्स के साथ टाइप किया है। जब जब उनको प्रॉफिट होता है वो फार्मर्स के साथ शेयर करते हैं, फार्मर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ऑब्वियसली। लेकिन अविन ने लास्ट 10-12 ईयर्स में सिर्फ 3 से 4 साल प्रॉफिट किया है, बाकी 8 ईयर्स वो कुछ लॉस में था। बट हैटसन एग्रो का वैसा नहीं है, वो प्रॉफिट में था। समझ में आ रहा है। तो ऑब्वियसली कुछ तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा।
आज के तारीख में भी हैट्सन एग्रो 33 lakhs लीटर ऑफ मिल्क बेचता है पर डे ऑन एन एवरेज, एंड ये अराउंड 40 lakhs बेचता है अविन, फिर भी 33 lakhs के साथ वो प्रॉफिट पे। तो ऐसा वो क्या कर रहा है, समझ में आया, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ना हम लोग फार्मर्स के इधर बात करते हैं। व्हाट वील डू इज, मैं आपको फोटोज के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। हैट्सन एग्रो ने क्या किया है, गांव गांव में गया है एंड वहाँ पे एक हैट्सन मिल्क बैंक करके उसने बनाया जगह, जहाँ पे क्या होता है, सब फार्मर्स को पर्टिकुलर टाइम पे आना है, वहाँ पे अपना मिल्क डालना है। क्लियर है, बहुत सिंपल। उसके बाद मिल्क बैंक के अंदर क्या होता है, मिल्क बैंक के अंदर ना इको मिल्क एनालाइजर करके एक इक्विपमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, अगर अभी अगेन हर कोऑपरेटिव नहीं करता है, अमूल बहुत अच्छा है, बट नॉर्मली कैसे होता है ना, एक फार्मर जाता है मिल्क बैंक में, मिल्क देता है, उसको बोलते हैं कि भाई तेरे मिल्क में इतना इतना सॉलिड था, इतना इतना प्रोटीन था, बट वो खुद नहीं देख सकता, समझा। हर एक कोऑपरेटिव नहीं करता, अगेन मैं ये क्लियर बोल देता हूँ, अच्छे कोऑपरेटिव जैसा अमूल है वो ये सब नहीं करेगा, वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगा। तो प्राइवेट प्लेयर्स को अगर फार्मर्स को लेके आना है ऑन बोर्ड, फार्मर्स का खुशी सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब उनको जितना ट्रांसपेरेंटली काम बताएंगे हम लोग हर एक चीज़, एंड उनको अगर बेस्ट इंटरेस्ट में करे तो वो खुश रहेगा। तो अभी हम लोग समझते हैं हैट्सन ऐसा क्या करता है जिससे फार्मर्स बहुत खुश रहता है, ठीक है, इसके वजह से तो वो इतना प्रोक्योर कर पा रहा है ना आज के तारीख में। सबसे पहले इको मिल्क एनालाइजर, वो क्या करता है, फार्मर के सामने ही, ठीक है, कैटल जो रेस करते हैं उनके सामने ही वो अपना जो दूध डालते हैं उसमें वो दिख जाता है कि कितना % सॉलिड्स है, जो बेसिकली फैट कंटेंट कितना है, दूध का जो प्राइसिंग होता है फैट कंटेंट पे होता है, राइट, एंड कितना नॉन सॉलिड फैट है, बेसिकली अपना प्रोटीन कितना है उसमें, मिनरल्स कितना है, वो उसके सामने दिखता है उसको, ठीक है। तो अगर नहीं अच्छा रहेगा तो उसको सामने दिख रहा है कि नहीं अच्छा है, तो उसको प्राइसिंग कम मिलेगा, और अच्छा रहेगा तो प्राइसिंग उसको वैसे ऑब्वियसली मिलेगा। सही बात है, इसके वजह से ट्रांसपेरेंसी अच्छा हुआ। सेकेंडली, ये लोग एजेंट्स बीच में नहीं रखते, अभी बहुत सारे कोऑपरेटिव्स बीच में एजेंट्स रखते, एंड एजेंट्स दूध हम लोग को पहुंचाता है। अभी मैं हैट्सन है, बीच में एजेंट रहेगा और एजेंट पैसा देगा उनको, जो एजेंट्स को। तो बहुत बार क्या होता था, पहले एजेंट्स को जो पूरा पैसा जाता था वो ट्रांसपेरेंटली उनके पास नहीं पहुंचता था। तो अभी क्या कर दिया, एजेंट्स को ही हटा दिया। इससे क्या बेनिफिट हुआ, दोनों को बेनिफिट हुआ, फार्मर्स को ट्रांसपेरेंसी मिला, मुझे क्या हो गया बेनिफिट, मैं मतलब हैट्सन को क्या बेनिफिट हो गया, एजेंट्स को 2 से 3 दिन में पैसा देना रहता था। मैं क्या किया, मैंने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाया, ठीक है, उन लोगों का क्वालिटी ऑफ मिल्क बढ़ाया मैं, वो भी कैसे किया मैं आगे बताऊंगा, हैट्सन ने अचीव किया। एंड उनको बोला मैं आपको एवरी 10 डेज पैसा दूंगा, डायरेक्टली आपको अकाउंट में आ जाएगा एंड आपको SMS आ जाएगा। अभी है ना, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली वो लोग रिलक्टेंट रहेंगे, यार एजेंट तो मेरे को 4-5 एजेंट को 2-3 दिन में मिलने के बाद एजेंट मेरे को 5-6 दिन में देता था। कभी कभी ऐसा भी होता था एजेंट को 2 दिन में मिला और एजेंट ने बाकी फार्मर को ट्रांसफर करने को टाइम लगाया। तो अभी हैट्सन ने क्या बोला, आपको ऑन एन एवरेज 8 से 12 डेज में मिलता था ना एजेंट से, मैं आपको 10 दिन में दूंगा, एंड आई विल मेक श्योर कुछ भी हो जाए आप लोगों को 10 दिन में पैसा मिलेगा ही मिलेगा। एंड लास्ट 20 ईयर्स से, 20 या 24 ईयर्स से एक भी बार नहीं चुके ये लोग, हमेशा 10 डेज में उन्होंने पैसा दिया अपने फार्मर्स को। फार्मर्स खुश, ब्रांड रिकॉग्निशन अच्छा, एंड फार्मर्स को भी अरुण आइसक्रीम के बारे में पता ही है ना, तो वो बहुत हेल्प करता है, समझा, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइम टू टाइम पैसा, परफेक्ट। उसके बाद यहां पे उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज किया है जो आज के तारीख में कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे, ठीक है, वो है एक्टिव बल्क कूलर्स। अभी आपको समझना है हैट्सन मिल्क कैसे होता है, ये पूरा बिजनेस कैसे होता है। हैट्सन मिल्क में फार्मर आता है, दूध रखता है उधर, एंड उसको बाद में SMS आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये दूध है ना ऑलमोस्ट 35-36 डिग्रीज में रहता है, 34-35 डिग्रीज में, वो उसी में उतने टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वैसे ही रहा तो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो हम लोग को उसको 4 डिग्रीज में लेके आना पड़ता है, ठीक है, जितना जल्दी लेके आया उतना बेटर इट इज, नहीं तो दूध खराब हो जाएगा, स्पिलेज हो जाएगा, स्पॉइलेज हो जाएगा, फिर कुछ फायदा है क्या मुझे, मैं प्रोक्योर कर रहा हूं 10 लाख, यूटिलाइज कर रहा हूं सिर्फ 8 लाख, चलेगा क्या, मतलब ही नहीं है ना फिर, है कि नहीं। तो इन्होंने क्या किया, ये लोग ने हैट्सन मिल्क बैंक में ही एक्टिव बल्क कूलर्स लगा दिया, मतलब मिल्क बैंक में ही चिलिंग चालू हो गया। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, यहां से चिलिंग सेंटर जाता है तो, लेकिन उतना टाइम तक चिलिंग ही नहीं होता, फिर प्रॉब्लम क्या है, स्पॉइलेज का। यहां पे क्या हो रहा है, उनका स्पॉइलेज परसेंटेज कम हो गया, वहां के वही एक्टिव बल्क कूलर्स डाला और चिल कर दिया। इसमें भी थोड़े कंपनीज है जो कूलर्स लगाते बैंक्स में, बट क्या करते वो लोग, जनरेटर लगाते। अभी आपको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है,
हर एक गांव में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है कि नहीं? तो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो वो कूलर चलेगा क्या? नॉर्मली नहीं चलेगा ना, क्योंकि उनको जनरेटर लगेगा ना, चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि नहीं? तो एक्टिव बल्ब कूलर के साथ इन्होंने एक और चीज किया, इन्होंने थर्मल बैटरीज लगाया। थर्मल बैटरीज क्या करता है, जब जब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है थर्मल बैटरीज में इलेक्ट्रिसिटी चला जाएगा एंड वो लोग स्टोर कर देंगे। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी है तो वो थर्मल बैटरीज के थ्रू हो जाएगा। इसके वजह से अगर नॉर्मल जनरेटर से ये लोग 6 रुपया पर यूनिट कम बचा रहे, समझ में आ रहा है? 6 रुपीज पर यूनिट ये लोग कम कर रहे। जनरेटर में जितना लगता था उसे 6 रुपीज कम। अब ये मुझे कहां पे समझा? ये बेसिकली व्हाट आई डिड इज, ये जो कंपनी जिससे वो खरीदता है वो कंपनी के वेबसाइट में जाके वहां का रिव्यूज पढ़ा, तो वहां पे चंद्रमोहन खुद ने रिव्यू डाला है कि हम लोग का 6 रुपीज पर यूनिट बच रहा है कंपेयर टू एक डीजल जनरेटर, विच इज वेरी गुड, राइट? इवेंचुअली जब वॉल्यूम्स बढ़ेगा ये जो 6 रुपीज है वो बहुत फायदेमंद होगा कि नहीं? सेकेंडली स्पिलेज मेरा कम होगा, स्पॉइलेज मेरा कम होगा, तो मेरा प्रोक्योरमेंट भी तो ज्यादा होगा एंड एफिशिएंसी मेरा बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? जब वॉल्यूम्स में होता है ना तो ये सब बहुत मैटर करता है। पक्का 100% क्लियर? इसके बाद क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे भी ये लोग चिलिंग करते हैं। देखो ये वाला सब लोग ने देखा रहेगा ना ऐसा ट्रक, ये सब क्या हो रहा है? चिलिंग होता है, इसका अंदर ही अंदर चिलिंग रहेगा। अगेन डिपेंड करता है अब वो कौन सा रूट ले रहे। ऐसा नहीं रहता है कि एक मिल्क बैंक से ले लिया एंड फिर चिलिंग सेंटर गए, वो लोग मल्टीपल मिल्क बैंक से कलेक्ट करेंगे एंड फिर चिलिंग सेंटर पे लाएंगे। अगर जिसमें वॉल्यूम्स नहीं रहेगा तो जरूरी नहीं यही वाला टेम्पो लेंगे, छोटा टेम्पोज भी अवेलेबल होता है, ठीक है? बट आइडियली ऐसा बड़ा टेम्पो जाता है, कहां पे जाता है? चिलिंग सेंटर में जाता है। चिलिंग सेंटर में मल्टीपल मिल्क बैंक्स का दूध कलेक्ट करेंगे, वहां पे सैंपल लेंगे, देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वापस और ज्यादा टेस्टिंग होगा। जितना गवर्नमेंट बोलता है टेस्टिंग, उससे ज्यादा टेस्टिंग हैट्सन करता है। समझ में आया? अच्छा, एक और चीज मुझे बोलना था फार्मर्स को लेके। अभी है ना, मैंने बोला ना आपको कि क्वालिटी भी बहुत मैटर करता है मिल्क का। तो है ना, हैट्सन सामने से बोलता है कि आपको है ना हम लोग कैटल देते, कैटल फॉडर जो भी है फॉडर है हम लोग देते, वो एकदम हाई क्वालिटी का रहेगा। तो आप लोग के लिए अच्छा क्या है कि तुम लोग को हाई क्वालिटी अगर मिलेगा ये फॉडर काउस को, तो अच्छा मिल्क भी प्रोड्यूस होगा, राइट? एंड तुम लोगों को कोई पैसा अच्छा मिलेगा। तो इसमें भी वो लोग ऑप्शन देते कि हम लोग जो तुम लोगों को कैटल देते, फॉडर देते, वो फॉडर में से अगर सपोज तुम लोग को 100 रुपया मिलने वाला था, फॉडर का अगर 10 रुपया है तो तुम लोग को हम लोग 90 रुपीज दे देंगे। यू डोंट हैव टू पे अस अपफ्रंट फॉर दी फॉडर। तो ये भी अच्छा हो गया। ये हम लोग सेंटोसा करके उनका खुद का एक ब्रांडिंग है, उसके थ्रू वो लोग बेचते। समझा? बैकवर्ड इंटीग्रेशन का और बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है इन्होंने। क्लियर है? फिर वापस इसमें आ जाता हूं। यहां से चिलिंग सेंटर में गए, चिलिंग सेंटर में और टेस्टिंग हुआ, बल्क में हुआ। वापस चिलिंग सेंटर से क्या होएगा? वापस लेके जाएंगे वो टेम्पो में या ट्रक में लेके जाएंगे एंड फिर डेयरी प्रोसेसिंग सेंटर में जाएगा। वहां पे दूध बनेगा, कर्ड है तो कर्ड बनेगा, आइसक्रीम है तो सब वहां पे प्रोसेस होता है। समझ में आया ये पूरा प्रोसेसिंग? एंड इन लोगों का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समझा, फार्मर्स खुश। अभी यहाँ पे मुझे एक और चीज बोलना था कि इन्होंने क्या स्टार्टिंग में वो ट्रिगर किया था जब वो लोग मिल्क का बिजनेस किए ना 95 में। अभी आपको समझना है मैंने क्या बोला था, कोऑपरेटिव्स बहुत स्ट्रांग है। जो भी मिल्क का प्राइसेस डिटरमाइन होता है कोऑपरेटिव्स के थ्रू होता है। भले कोई कुछ भी बोले, कोऑपरेटिव्स डिसाइडिंग फैक्टर होता है मिल्क के प्राइसेस के लिए। अभी है ना, फार्मर्स को जो लेवल ऑफ प्राइसिंग हम दे रहे, मतलब कोऑपरेटिव्स जिसने डिसाइड किया है कि फार्मर्स को 1 लीटर पे इतना मिलेगा 95 में, उतना तो एज अ प्राइवेट प्लेयर मेरे को देना ही पड़ेगा ना। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या प्राइवेट प्लेयर को कि उससे कम दूंगा? वो बोलेगा नहीं चलेगा। अगर हम ये भी बोल देना तेरे को जल्दी दे पैसा, तो भी वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके लिए वो लॉजिक नहीं है ना। उनके लिए जो पैसा है मेरे को ज्यादा दो। सही बात है? तो ये लोग ने ना एक चीज बहुत पहले से क्लियर था कि भाई फार्मर को खुश रखना है। जितना प्राइसिंग कोऑपरेटिव दे रहा है उतना तो हम देंगे ही देंगे, या उससे ज्यादा ही देंगे, उससे कम नहीं देंगे हम लोग। तो उन्होंने ना सबसे फर्स्ट ट्रिगर क्या किया था वो टाइम पे 95 में, 3% फैट आता था दूध। इन्होंने डिसाइड किया हम लोग है ना हमारा प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाएंगे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे खेले वो लोग ने ऐसा एड्स, ऐसा उन्होंने कैंपेन्स रन किया। उन्होंने बोला हम 4.5% फैट बेचेंगे दूध, सेम प्राइसिंग में, 3% वाले प्राइसिंग में। अभी लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने बोला यार 3% फैट का जो दूध मिलता है वो इतने में मिलता है, 4.5% भी इतने में मिलता है। एंड उन्होंने कैंपेन में रन करते टाइम ऑब्वियसली उन्होंने रिसर्च किया होगा कि ये चाइल्ड के ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। समझ में आया? तो लोगों को तो अच्छा लगा, लोगों को 4.5% मिल्क अच्छा लगा क्योंकि सेम प्राइसिंग में मिला। एंड धीरे 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 करके उन्होंने प्राइसिंग बढ़ाया कंपेयर टू 3% फैट।
तो उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया। समझ में आ रहा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। तो ऑब्वियसली अभी आपको कंपनी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बिजनेस मॉडल वैसा है उसका। आगे देखेंगे हम लोग। तो आज की तारीख में वो आइसक्रीम बनाता है, मिल्क बनाता है, कर्ड्स बेचता है, पनीर चीज वो सब भी करता है, बट मेन उसका ये, हम लोग इस पे ही फोकस करेंगे। उसके बाद ना आज के तारीख में वो लोग ने समझ में आया, सबसे पहले आइसक्रीम चालू किया, आइसक्रीम के बाद बैकवर्ड इंटीग्रेट करके मिल्क किया, मिल्क के बाद उन्होंने सेंटोसा वो फॉर्डर है उसमें भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। फिर उन्होंने क्या बोला, भाई हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब आइसक्रीम का अभी पार्लर चालू करेंगे, प्रीमियम इबैको उन्होंने चालू किया। अभी ऑब्वियसली इसमें वॉल्यूम्स आने को, इस सब में बहुत टाइम लगने वाला है। फोकस उनका मिल्क में है एंड मिल्क का बिजनेस जब तक ग्रो होगा उनको वैल्यूएशंस मिलेगा। इबैको समझा आपको। एंड एक है ओयालो करके जो बेसिकली पिज्जा बेचता है, उसमें उनका चीज़ वीज सब खुद का ही बनता है तो उनका कॉस्टिंग कम होता है। बट अगेन ये बिजनेस सब कितना आगे जाएगा, कितना स्केलेबल है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट आज के तारीख में जो वैल्यूएशन मिलता है दैट इज ओनली फॉर द मिल्क एंड आइसक्रीम बिजनेस। गेटिंग माई पॉइंट। अभी मैंने आपको बिजनेस मॉडल दिखाया, आप लोग सब लोग बहुत खुश हो गए कि यार सुपर्ब कंपनी है। अभी हम थोड़ा रेड फ्लैगिंग भी देखेंगे, क्यों मैं पर्सनल लेवल पे इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले ना हम लोग, ये मैंने आगे स्क्रीनर से ही लिया है, हम लोग का आइडिया क्या है ना, कभी भी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है ना, पैसा बनाने के पहले सबसे पहले ये देखना है भाई लूज कितना कर सकते पोटेंशियली। तो ना रेड फ्लैगिंग निकालना कोई कंपनी के लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप अच्छा एकदम बेस्ट क्वालिटी कंपनी नहीं पकड़ के एक नॉर्मल कंपनी विद गुड बुक्स ऑफ अकाउंट करोगे तो भी आपका पैसा नहीं जाएगा। बट अगर वो नहीं है ना क्लियर, आप पैसा डुबा भी सकते हो। तो वो ज़्यादा क्रिटिकल है रेड फ्लैगिंग निकालना, ठीक है। अगर मैं देखूँ सेल्स का ग्रोथ 2021 में सिर्फ 4.9% हुआ है, बट 2021 में ज़रा नेट प्रॉफिट देखो इंक्रीज कितना हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है 119%। 4% सेल्स ग्रोथ हुआ, मेरा नेट प्रॉफिट 119% इंक्रीज हुआ। तो सब लोग गागा हो गए, क्या यार मस्त है, मेरा 112 का प्रॉफिट था 246 करोड़ हो गया है, मतलब कंपनी ने फोड़ दिया है ना, उसी के लिए वैल्यूएशन आया है। अभी अगर आप थोड़ा ध्यान से करते ना, थोड़ा अगर मिल्क के बारे में समझते, 2020 21 में सब क्या हो गया था, 2020 एंड 21 में क्या था, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद थे, है कि नहीं, है कि नहीं, रेस्टोरेंट्स बंद थे, दुकान बंद था। मिल्क का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन फार्मर्स तो उतना ही दूध बना रहे थे ना, मतलब कर रहे थे ना जनरेट, तो क्या हो गया, सप्लाई उतना ही डिमांड कम, तो प्राइस क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम, प्राइस नीचे। तो हैटसन के लिए बेनिफिट, सस्ते में दूध मिल गया, सस्ते में दूध मिल गया। एंड ऑब्वियसली उन्होंने प्रीमियमाइजेशन भी किया है थोड़ा, उसके वजह से ना अगर आप ध्यान से देखोगे लास्ट ईयर उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.1% था, आज के तारीख में कितना है 4.4%, मतलब उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन लिटरली डबल हो गया है। अब ये कैसे करना है आप लोगों को, सिंपल है ना, यहाँ पे भी हैटसन में अगर आप जाते, यहाँ पे देखते ना प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंसेस में जाओ, मटेरियल कॉस्ट देखो क्या हुआ है 71 का 68%, 3% डिफरेंस, वही तो 3% नेट प्रॉफिट मार्जिन पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये एक्जैक्टली 3% नहीं है क्योंकि उन्होंने राउंड ऑफ किया है, एक्जैक्टली अपना 2% से ऊपर बढ़ रहा है मार्जिन। अभी हम लोग सोचते हैं यार 2% से तो बढ़ रहा है ना, तो इतना 119% कैसा आ रहा है, आएगा क्योंकि ऐसे अज्यूम करो कि अगर ये 4.4% नहीं होता, ये 2.1% ही रहता, ये अगर मेरा 2.1% ही होता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता मालूम है, 5,570 इंटू 2.1% विच इज 116 और 112 में कितना फ़र्क है, कितने का इंक्रीज होता मालूम है मेरा, 4.4% से इंक्रीज होता मेरा नेट प्रॉफिट, एंड दैट इज नॉट इवन ग्रेट राइट। बट ये कितना हुआ 119% इंक्रीज, क्यों, क्योंकि मिल्क का प्राइस गिरा। अभी मुझे एक बात बताओ, ये 4.4% सस्टेनेबल है क्या, चलो हम लोग ने अज्यूम कर दिया कि प्रीमियमाइजेशन होने हुआ है इसमें, बट 4.4% मतलब डबल हुआ है नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये सस्टेनेबल है क्या आगे, बिल्कुल नहीं है 4.4% सस्टेनेबल। तो अगर 4.4% सस्टेनेबल नहीं है तो ये इतना ज़्यादा नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है क्या, नहीं बढ़ सकता है। तो अगर वो नहीं है उतना सस्टेनेबल तो वाई टू गिव दैट वैल्यूएशन राइट। आज के तारीख में मिला है, बट आगे भी जाके इतना परसेंट पे नेट प्रॉफिट मार्जिन आएगा क्या, आई डोंट थिंक। एट मैक्स अगर बहुत अच्छा प्रीमियमाइजेशन किया ना तो वो 2.5% तक जाएगा मेरे हिसाब से, मतलब मैक्सिमम 2.7%, मतलब सस्टेनेबल बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। बीच में मिल्क का प्राइसेस गिरेगा तो ऑब्वियसली मार्जिन बढ़ेगा, बट अभी जितना गिरा वैसे तो नहीं गिरेगा ना आगे,
एक बार लॉकडाउन खुल गया, सब हो गया तो गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। ये फर्स्ट फ्लैग, रेड फ्लैगिंग, मतलब इसके वजह से वैल्यूएशन मिला है, पॉइंट बीइंग दैट। सेकेंड, अगर सिमिलरली आप 2017 में देखते तो भी एक नेट प्रॉफिट इंक्रीज दिखता 125% का। वो किसके लिए? क्योंकि 2016 में टैक्स रेट 55% कुछ तो था, वो उन्होंने कम कर दिया है, उसके वजह से वो इंक्रीज दिख रहा है। समझ में आया? अगेन दीज आर नॉट रेड फ्लैग्स बट जस्ट लेटिंग यू नो कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि आप जब खुद रिसर्च करोगे तो भी ये सब दिखेगा। उसके बाद है ना, अभी आते हैं हम लोग मेन पॉइंटर्स पे। हैट्सन एग्रो एंड उसका कॉम्पिटिटर हेरिटेज है, ऐसे तो और भी है, बट मैंने सिंपल क्या किया ना, एक कैलकुलेशन किया कि इन लोगों का जो डेप्रिसिएशन है परसेंटेज ऑफ ओपनिंग नेट एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स मैंने किया, तो कितना आ रहा है? 14%, 18%, 19%। ऑब्वियसली आई हैव टेकन अप्रॉक्सीमेट आंसर्स, एग्जैक्ट नहीं किया मैंने अप्रॉक्सीमेट आंसर किया, बट मोस्टली ये 1% अप और डाउन रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ डेप्रिसिएशन एज परसेंटेज ऑफ नेट फिक्स्ड एसेट, इन लोगों का 14%, 18%, 19% पे जा रहा है, बराबर है। तो हेरिटेज भी मोर और लेस ये सिमिलर इक्विपमेंट्स ही यूज करता रहेगा ना, है कि नहीं? तो मैं जब हेरिटेज का देख रहा हूँ डेप्रिसिएशन एज परसेंटेज ऑफ नेट फिक्स्ड एसेट 10%, 11%, 10% ही आ रहा है। मतलब इतना क्यों फर्क है भाई? कंपनी क्या बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन कर रहा है क्या डेलिबरेटली? नहीं, कंपनी क्या कर रहा है ना, इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन ये जो रेट रहेगा ये ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट के जगह पे सब पीपीएनडी में कैपिटलाइज हो गया इंटरेस्ट, एंड वो डेप्रिसिएशन के थ्रू फ्लो होगा। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट एक्सपेंस कम दिखेगा, अपना हैट्सन के इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस कम दिखेगा और डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखेगा। बट अगर मैं ये पकड़ लेता डेप्रिसिएशन एज परसेंटेज ऑफ नेट फिक्स्ड एसेट्स, तो देखो एक में 14, 18, 19%, एक में 10, 11 एंड 10% है। इतना फर्क नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर एक में 10 रहता, एक में 12 रहता तो हम लोग समझते थे ठीक है करके, बट ये तो बहुत मटेरियल डिफरेंस है ना। ये एक तरीका है समझने के लिए कि एसेट को कैपिटलाइज किया। दूसरा क्या तरीका हो सकता था? मैंने एक और तरीका किया, मैंने क्या किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस एज परसेंटेज ऑफ ओपनिंग डेट। अगेन मैंने अप्रोक्सीमेट लिया है, बट अगर मैं देखूं इंटरेस्ट एक्सपेंस एज परसेंटेज ऑफ ओपनिंग डेट मेरा कितना आ रहा है? 8.5%, 10%, 9.6%। अरे कंपनी ने अनसिक्योर्ड लोन्स लिया है, कंपनी का लेवरेज बहुत ही ज्यादा है। डी मार्ट जो इतना अच्छा वर्किंग कैपिटल अपना संभालता है एंड डेट फ्री नहीं बोलूंगा, बहुत ही मिनिस्क्यूल डेट है उनका, उनको वर्किंग कैपिटल कमर्शियल पेपर्स जो रेस करते हैं, जो सुपर कंपनीज कर पाते हैं, वो 8.5, 8.7% पे करता है। तो ये लॉन्ग टर्म डेट कर सकता है क्या 8.5 पे? वो भी इतना ज्यादा डेट रहने के बाद एंड अनसिक्योर्ड लोन्स लेने के बाद? चांस है क्या? नहीं चांस है। तो ये दोनों चीज यही बता रहा है कि इन लोगों ने कैपिटलाइज किया है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कम बता रहे। अभी इंटरेस्ट एक्सपेंस कम बताया तो इंटरेस्ट का कवरेज ज्यादा दिखेगा, बट क्या वो ट्रू स्टोरी है? समझ में आया? या तो कहीं तो एनुअल रिपोर्ट में मेंशन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से कि हमने इतना इतना कैपिटलाइज किया है, जैसा हेरिटेज ने बोला है, होना चाहिए था ना, नहीं किया है। तो दैट अगेन अकाउंट्स फॉर अ रेड फ्लैग फॉर अस। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये मैं और सर्टेनिटी के साथ कैसे बोल सकता हूं, डेट एज परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल देखो कितना है, 100 रुपए में से 70 रुपया डेट, 100 रुपए में से 45 रुपीज डेट, मतलब हाईली लेवरेज्ड कंपनी है ना ये। तो कैसे पॉसिबल है 8.5%, 9% पे मिलना उनको? चांस ही नहीं है। प्लस अनसिक्योर्ड लोन्स लिया है उन्होंने, तो बिल्कुल नहीं है ना। उसके बाद अभी है ना, एक चीज समझो, ऑब्वियसली देखो मेरे को प्रमोटर बहुत क्लीन बंदा है, बहुत अच्छा है, एंड उनका फोकस पूरा एक्सपेंशन के टुवर्ड्स है, 70 प्लस समथिंग, तो उनका फोकस पूरा एक्सपेंशन के टुवर्ड्स है। दैट्स द रीजन उनको उतना डेट लेना पड़ता है, ठीक है। उनके कंपनी अभी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहा है कि उससे वो कैपिटल एक्सपेंशन कर सकता है, तो ऑब्वियसली डेट लेना ही है उनको। एंड चंद्रमोहन ने बहुत आउटराइटली बोला है कि मैं पहले 5:1 सब लेता था डेट, तो आज की तारीख में उसके कंपैरिजन में कम है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा है हम लोग के लिए। बट अभी यहाँ पे रेड फ्लैग क्या मालूम है क्या? अभी मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को एक्सपेंड करना है कंपनी को, आप डेट ले रहे हो, तो आप जो खुद का कंपनी प्रॉफिट्स बनाता है वो तो आप डालोगे ही डालोगे ना वापस, एंड उसके बाद एडिशनल डेट लोगे ना। कंपनी यहाँ पे उल्टा करता है। कंपनी क्या करता है, प्रॉफिट है, सपोज प्रॉफिट हुआ उनका 100 करोड़, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, 100 करोड़ का प्रॉफिट है ना, आइडियली 100 का 100 वापस बिजनेस में डालना चाहिए और फिर जितना डेट लेना है उससे एक्सपेंशन होना चाहिए, बराबर। कंपनी क्या करती है, 100 करोड़ अगर कमाती है, 100 करोड़ में से 70 करोड़ आज डिविडेंड्स दे रही है, 30 करोड़ बिजनेस में लगा रही है और बाकी डेट ले रही है। क्यों? कोई सेंस है? डेट है ना, डेट पे इंटरेस्ट लगता है,
डिविडेंड्स फ्री है। तो इन अ वे कंपनी क्या कर रही है, इफेक्टिवली डेट ले रही है और डिविडेंड दे रही है, और बाकी जो पैसा बचा एक्सपेंशन के लिए लगा रही है। कोई जरूरत है क्या? और ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है मेरे लिए, जो मेरे को नहीं समझ में आया कि क्यों ऐसे किया। मतलब देयर इज नो रीजनिंग फॉर इट। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड 70% इज अ लॉट ऑफ अमाउंट, राइट? मतलब आप समझो ना, 100 अगर कंपनी का प्रॉफिट्स है, सपोज 2021 में प्रॉफिट्स है 246 करोड़, 246 का 70% डिविडेंड दिया है, और वो 70% में से जो प्रमोटर है वो कितना होल्ड करते, वो 56% होल्ड करते अपने नाम पे। तो इतना डिविडेंड्स उन्होंने लिया है, एवरी ईयर ले रहे। उसके वजह से क्या हो रहा है, कंपनी का डेट बढ़ रहा है और इक्विटी गिर रहा है, कंपनी रिकैपिटलाइज हो रहा है। प्रमोटर का शेयर होल्डिंग कम हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि डिविडेंड्स देने पे शेयर होल्डिंग कम नहीं होता। मतलब प्रमोटर का सेफ उतना ही रहेगा, स्टेक उतना ही रहेगा, लेकिन कंपनी का रिस्क बढ़ रहा है ना, डेट ज्यादा ले रहे। तो समझ में आया क्या? एंड दैट इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग फॉर मी एटलीस्ट, पक्का। उसके बाद अगर आप देखोगे, प्रमोटर ने 1.55% अपना स्टेक भी प्लेज किया है। ठीक है, मतलब अगेन सी 1.55% इज अ वेरी बिग अमाउंट। 1.55% अगर प्लेज किया है तो मतलब क्यों? अगर प्लेज भी किया है उन्होंने, प्लस डिविडेंड्स भी इतना ले रहे, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? गेटिंग माय पॉइंट? अगेन प्लेजिंग में भी कैसा हुआ था, एक न्यूज आया था। सो ये अगेन 2020 का है, अभी कुछ अपडेट हुआ रहेगा तो वील हैव टू चेक, बट इफ यू चेक इट प्रॉपर्ली, उन्होंने पहले प्लेज किया था बजाज फाइनेंस एंड कोटक महिंद्रा के पास, उधर से डी प्लेज करके उन्होंने कोई एक श्रीनिधि क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया, क्योंकि उधर अच्छा टर्म्स मिल रहा रहेगा। बट वाई टू डू दैट, है ना? उनको अगर वो डिविडेंड्स ले ही रहे तो फिर प्लेजिंग क्यों करना है? पहले तो डिविडेंड्स लेना नहीं चाहिए जब इतना डेट है, बट ले रहे तो फिर ये नहीं करना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? मैं ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि कंपनी जिस टाइम टंबल हुआ ना, जिस साल उनका प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ, या जिस साल बिजनेस में प्रॉब्लम आ गया एंड सेल्स गिर गया उनका, और मिल्क का प्राइसेस उतने का उतना है, उनका नेट प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा गिरेगा, या उनका आरओई बहुत सारा गिरेगा। भले नेट प्रॉफिट्स रहेगा उनका, बट आरओई गिरेगा उनका, क्योंकि उनका लेवरेज अगेंस्ट में काम करेगा ना उनका। तो वही चीज अभी हम लोग देखेंगे, लास्ट वाला चीज, रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी है ना, कोई भी कंपनी के कंपैरिजन में, हेरिटेज ले लो या कोई भी कंपनी के कंपैरिजन में ले लो, इन लोगों का जो आरओई है वो बहुत अच्छा है, इसके लिए भी उनको वैल्यूएशन मिलता है। बट अगर आप एक सिंपल डू पॉइंट करोगे, डू पॉइंट एनालिसिस समझता है? आरओई का 3 डू पॉइंट नहीं पता है, वीडियो अपलोडेड है, बट क्या है आरओई का 3 डू पॉइंट? मेरा जो रिटर्न आता है 3 सोर्सेज से आता है। कौन सा? सबसे पहले नेट प्रॉफिट मार्जिन, सेकंड एसेट टर्नओवर, एंड थर्ड इज फाइनेंशियल लेवरेज। आई वुड ऑलवेज वांट कि मेरा जो आरओई ड्राइव हो रहा है ये 2 चीजों से हो। कौन सा? नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड एसेट टर्नओवर, नॉट थ्रू फाइनेंशियल लेवरेज, बिकॉज दैट इज नॉट सस्टेनेबल। जिस दिन कंपनी थोड़ा टंबल हुआ, सीधा प्राइस गिरने में टाइम भी नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? एंड अगर मैं डू पॉइंट एनालिसिस करूं ना, यहां पे ध्यान से देखो क्या हो रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर, फाइनेंशियल लेवरेज जरा देखो कितना है। 3.05 फाइनेंशियल लेवरेज। मतलब अगर मैं कंपनी का फाइनेंशियल लेवरेज 1 कर दूं ना, फाइनेंशियल लेवरेज कम 1 कर दूं ना, तो कंपनी का आरओई इफेक्टिवली, आरओई तो चलो डेट कंसीडर करते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज। अगर रिटर्न ऑन एसेट देखूं ना, सिर्फ मतलब लेवरेज हटा के, कंपनी का जो आरओए है, रिटर्न ऑन एसेट है, दैट इज नॉट इवन क्रॉसिंग 10%। मतलब ये कंपनी का जो आरओई है ना, पूरा का पूरा कहां से ड्राइव हो रहा है? फाइनेंशियल लेवरेज से ड्राइव हो रहा है। ये वो टिपिकल एग्जांपल है जहां पे कंपनी का आरओई फाइनेंशियल लेवरेज से ड्राइव हो रहा है। फाइनेंशियल लेवरेज 1 होता, कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट कितना होता? 8%, 4%, 5%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है हम लोगों को एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए? 15%। तो ये उसका आधा भी नहीं कर रहा है, 4-5%। मतलब डज दैट मेक सेंस? नहीं ना, ऐसे कंपनी में तो मैं नहीं इन्वेस्ट करूंगा। तो पूरा का पूरा कहां से आ रहा है? फाइनेंशियल लेवरेज से आ रहा है। अभी गिवन द फैक्ट कि चंद्रमोहन को पहले से पता है, उनको पता है कि कैसे डील करना है, ऑब्वियसली वो उनको अच्छे से आता है, मतलब मैं कोई नहीं होता वो बोलने के लिए, बट मैं एज एन इन्वेस्टर आई वुड बी वेरी रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट इन सच कंपनीज। एक कंपनी को इतना ज्यादा वैल्यूएशन क्यों मिल रहा है? इज बिकॉज इन लोग कैपिटल एक्सपेंशन बहुत सॉलिड तरीके से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2021 में 2 प्लांट्स उन्होंने डाला जो कमेंस हुआ है। वन इज इन सोलापुर महाराष्ट्र एंड अदर वन इज इन तमिलनाडु, जो अगेन मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स का करता है। तो जब तक इनका सेल्स ग्रोथ है बहुत अच्छा,
एंड अगर आप देखोगे इनका डिग्रीज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी 2.8 2.2 है, तो सेल्स अगर बढ़ता है 10% 15% 20% तो नेट प्रॉफिट उससे ज़्यादा बढ़ेगा, तब तक बहुत अच्छा है एंड इनका आरओईज भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बट जब भी कुछ भी टंबल होता है, मिल्क प्राइसेस कांस्टेंट रहेगा एंड बिजनेस अगर डाउन हुआ तो आरओईज को पूरा बैकवर्ड जाने को भी टाइम नहीं लगेगा। तो दैट्स द रीजन आई एज एन इन्वेस्टर वुड नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी।